लैंग्वेज में दोस्तों 100 में से 100 लाना पॉसिबल है क्या? क्या किसी भी लेटर को या किसी भी लॉन्ग कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन को नए पेज से ही लिखना होता है? किसी भी क्वेश्चन के बाद कितना मार्जिन छोड़ें और पेपर एग्जाम जो हम सीट बनाते हैं एग्जाम सीट को किस तरीके से आंसराइज करें, कैसे इतना अच्छा आंसर लिखें कि एक नंबर भी ना कटे। एक नंबर तो बहुत दूर की बात है, पाव नंबर भी ना कटे। दोस्तों इन सभी सवालों के जो आपके जवाब है मैं आज लेकर आया हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर बोर्ड में क्वेश्चन के आंसर्स चेक कैसे होते हैं। एक बार तुम्हें अगर ये पता चल जाए कि इस तरीके से क्वेश्चंस चेक होते हैं, इस तरह से हमें आंसर्स लिखने होते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस हमारे एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले टीचर की रहती है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज होगी जो आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने से रोक सकती है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आप सभी का इंग्लिश मेंटोर श्रवण चावड़ा। आप सभी के साथ आज साझा करने वाला हूं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। कैसे आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, इसी कहानी को आपके साथ एक एक करके खोलने वाला हूं दोस्तों। पूरे वीडियो को देखने के बाद आप ये मान जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि इससे बेहतर और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छा तरीका होगा अगर मैं ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर दूं श्रवण भाई के द्वारा बताए गए। बहुत सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये कहा जाता है कि राइटिंग सेक्शन के कोई तरीके नहीं होते, राइटिंग सेक्शन आपको लिखना होता है। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई यहीं बैठा हुआ है, ठीक है। सब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। ऐसा कोई सेक्शन नहीं जिसमें तुम आंसर नहीं दे पाओगे। आओ मेरे दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या है वो चीजें जो 100 में से 100 नंबर लाने में आपकी मदद करेगी? पहले तो मार्क दिस थिंग। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है ना, अपने दिमाग में एक जहन में एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वो चीज क्या है आइए समझाता हूं। सबसे पहला, राइटिंग मैटर्स और नॉट। सबसे पहला आपका क्वेश्चन होता है कि सर आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं? क्या मेरी राइटिंग के नंबर कटेंगे? दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब कोई छोटा बच्चा तुतली आवाज में बोलता है तो पेरेंट्स उसको कोशिश करते हैं कि उस तरीके से समझें कि वो कहना क्या चाहता है, ना कि वो ये गलती निकालते हैं कि ये तो तुतला कर बोल रहा है। नहीं, याद रहे आपने अगर अपना आंसर सही लिखा है और थोड़ी सी आपकी मिस्टेक है, मिस्टेक इन द सेंस कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन आपने बात अर्थात आंसर बिल्कुल सही लिखा है, तो एग्जामिनर को कोई हक नहीं है कि वो आपके नंबर काट ले। किसी तरीके से कोई हक नहीं है कि वो आपके नंबर काट ले। ये जरूर है कि आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की है तो उसके पास पूरा हक है, अधिकार है कि वो आपका नंबर काट सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मैंने ये बात की है, मैंने एग्जामिनर से बात करके ये पता किया है कि सर आप लोग क्या सही में बच्चे की राइटिंग पर फोकस करते हैं? वो कहते हैं देखिए फोकस तो होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर बच्चे ने आंसर सही लिखा है ना, तो हमारे पास कोई हक नहीं कि हम उसके नंबर काटें। सिर्फ राइटिंग अच्छी नहीं है पर समझ में सब कुछ आ रहा है तो इसकी वजह से हम नंबर काट लें, ऐसा नहीं होता है ना। अगर बच्चे ने आंसर करेक्ट लिख दिया है, उसका आंसर करेक्ट है, उसका आंसर राइट है, तो हमारे पास कोई हक नहीं है कि हम नंबर काट सकते हैं। इसका मतलब ये इशू तो अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए कि राइटिंग की वजह से तुम्हारे नंबर कम आ सकते हैं। हाँ, लिखा हुआ ही समझ में नहीं आ रहा तो बात अलग है। दूसरा, क्वेश्चंस मस्ट बी इन सीक्वेंस। दूसरा क्वेश्चन बच्चे का हमेशा ये होता है कि सर पहला क्वेश्चन पहले करूं, दूसरा क्वेश्चन दूसरा करूं, तीसरा क्वेश्चन तीसरे नंबर पे करूं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे ही क्वेश्चन करना है? नहीं बेटा जी, आपके पास रैंडम आंसर देने का तरीका है। आप यानी ऑप्शन है, आप अपने आंसर को रैंडमली लिख सकते हैं, यानी कि जो आपको पहले आता है आप पहले वो करिए, जो आपको बाद में आता है वो आप बाद में करिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में कॉपी में 3 पेपर में कोशिश करिए 2 या 3 पेपर में आप कोई गलती ना करें। और आप ऐसा कब कर सकते हैं? यू कैन डू दिस थिंग व्हेन यू विल बी हैविंग योर नोन क्वेश्चंस, यानी कि जो आपको आते हैं उन क्वेश्चंस को आप पहले करिए। यानी कि आपको जो पहले क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले कर लीजिए, सारे करेक्ट आंसर्स पहले कर लीजिए, तो गलती होने के चांसेस कम है। तो 2 या 3 पेपर में तो आपका इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है दोस्तों। एग्जामिनर ये सोचता है कि यार सही में इसने आंसर सही लिखे हैं। अगला पॉइंट आता है लॉन्ग क्वेश्चंस विद न्यू पेज। एक बच्चे के बड़े दिमाग के अंदर क्वेश्चन होते हैं कि सर लॉन्ग कॉम्पोजिशन के जितने भी क्वेश्चन हैं या लंबे लंबे जो आंसर्स होते हैं क्या सही में वो नए पेज से लिखने होते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। न जाने क्यों आप तक पहुंचाई जाती है ये बात। लेकिन एक बात बताइए, अगर मेरे
कॉपी का, अगर मेरे किसी भी कॉपी का आपका पेज जो है इतना बड़ा अगर पेज है और मेरा आंसर अगर यहीं तक आया और उसके बाद जो ये जगह है अगर आप इसको वैक्यूम छोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये समझिएगा कि इस स्पेस को छोड़ना ही नहीं है, आपको यहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन करना है। अब आपके मन में एक बात आती है कि हमारे स्कूल के टीचर्स ये कहते हैं कि लेटर नए पेज से शुरू करो। अरे भाई, पहली बात तो ये समझो कि अगर तुम यहां पर तुमने अपना एड्रेस लगाया, यहां पर तुमने अपनी डेट लगाई और यहां पर तुमने अगर रिसीवर एड्रेस लगाया फॉर्मल क्वेश्चन में और उसके बाद अगर एड्रेस सब्जेक्ट लगाकर आगे पेज से सेंटेंस शुरू करते हो तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। ये एक अच्छे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनसे बात करने के बाद मैं कह रहा हूं आपको, ये मैं उसके बाद कह रहा हूं, हवाई फायर नहीं कर रहा। बहुत लंबे समय से जो टीचर्स गवर्नमेंटल कॉपीज यानी गवर्नमेंट टीचर्स हैं और वो कॉपीज चेक करते हैं एनुअल एग्जाम्स की, उनके द्वारा ही कहे गए शब्दों से बात कर रहा हूं कि अगर बच्चे ने आंसर सही लिखा है, फॉर्मेट सही फॉलो किया है तो नंबर कहीं नहीं कटेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली बात, स्पेस आफ्टर एवरी क्वेश्चन। हर किसी बच्चे को लगता है कि यार क्वेश्चन के बाद स्पेस कितना छोड़ें। देखो दोस्तों, एक बात याद रखिए, आपने अपना आंसर लिखा, ये आपका आंसर है, मान लीजिए एक पेज लिया आपने, उस पेज के अंदर आपने अपना आंसर लिखा, ठीक है। उसके बाद एक काम करिए, आपको स्पेस छोड़ना है तो मैं जिस तरीके से किया करता था, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं इस तरह से एक लाइन बनाया करता था, इस तरीके से एक लाइन बनाया करता था और इनके बीच में मैं, है ना, हमेशा एक काम करता था, मैं इस तरह से ऐसे 3 स्टार्स बनाया करता था। इससे कंफर्म हो जाया करता था कि आंसर कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद एक नया आंसर लिखा करता था। ठीक है, एक नया आंसर लिखा करता था। तो एक बात याद रखो, हर क्वेश्चन के बाद आप ये लाइन बनाते हैं तो एक इंप्रेशन के साथ ये बात जाती है कि बच्चे का आंसर कंप्लीट हो चुका है। आगे, रैंडम सीक्वेंस कट्स मार्क्स। किसी के दिमाग में आ सकती है कि रैंडम सीक्वेंस में किया गया प्रश्न जो है वो शायद हमारे मार्क्स कट करवा देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने अभी भी कहा, जो क्वेश्चन आपको पहले आता है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। याद ये रहे, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है या किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसमें मिस्टेक ना हो। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि आखिर ग्रामर सेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं अभी कभी कभी जब मैं YouTube पर वीडियोस देखता हूं तो कुछ नए नए जो चेहरे आजकल YouTube पर पढ़ा रहे हैं, है ना, और काफी समय से ही पढ़ा रहे हैं, कोई मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं कह रहा, पर सब लोग ये कह रहे हैं कि जितना आपके कोर्स में आता है उतना पढ़िए। अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात और बता दूं दोस्तों, आपकी बुक्स के जो चैप्टर्स हैं वो आपकी लाइफ में काम आएंगे, अगली क्लास में नहीं। वो आपकी लाइफ में काम आएंगे, अगली क्लास में नहीं। लेकिन ग्रामर तमाम उम्र आपके काम आती है, ग्रामर तमाम उम्र काम आती है। एक मैंने स्टेटमेंट सुना था कि जितने बड़े आप होते जाएंगे ग्रामर उतनी सीखती जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ग्रामर को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ग्रामर को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अगर आप ग्रामर को सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो एक काम आप करिए, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, ढंग से सुनो। टेंस टोटल अगर मैं टोटली करूं तो 3 चौक 12 यानी 12 क्वेश्चन क्या करो, एक एक की के साथ, एक एक रूल के साथ, रोज के 12 सेट 12 क्वेश्चन टेंस के पढ़ो। पैसिव वॉइस में यूजुअली मैं आपको बताऊं तो असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एडवांस, ये 4 ही होते हैं और 4 के अंदर लगभग मुझे जहां तक पता है 15 प्लस अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि अलग अलग लेवल होते हैं। उन अलग अलग 15 के 15 सेंटेंस को एक एक करके सब में लिख दो। 12 ये हो गए, 15 ये हो गए। नरेशन की बात करूं तो 5 तरह के नरेशंस बनते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इन 5 के अंदर अगर आप घुमा फिरा के भी जाते हो, कितना भी डीप जाते हो, तो 20 तरीके के सेंटेंस से ज्यादा नहीं है। यानी कि आप असर्टिव में 2-3 तरीके के जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो सारे लिख लो। रोज की बात कर रहा हूं, ठीक है। इंटरोगेटिव में 3 तरह के सेंटेंस बनते हैं, वो 3-4 तरह के सेंटेंसेस लिख लो। इंपेरेटिव में 5 तरह के सेंटेंस बनते हैं, वो 5 लिख लो। ऑप्टेटिव में 2 तरीके के बनते हैं, 3 तरीके के बनते हैं, वो 3 लिख लो। और एक्सक्लेमेटरी में एक हु और व्हाट वाला एक बनता है, यानी 2 क्वेश्चन ये बन गए, और ब्रावो अल्लाह वाले क्वेश्चन वो बनते हैं दूसरा, और एक फिक्स्ड क्वेश्चंस बनते हैं, कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली। ऐसे क्वेश्चंस मिलाकर भी बेटा अगर करोगे तो मुझे जहां तक लगता है 20 क्वेश्चन ज्यादा नहीं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड टोटल 27 रूल्स हैं, यानी कि मैं 25 से 30 रूल्स कहूं तो 30 क्वेश्चन इसके रोज उठाया करो। कितने? सिर्फ 30 क्वेश्चन। रूल्स रट्टा मत मारो, अलग अलग क्वेश्चन उठा लो 30, ठीक है। और फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड टैग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है WH वाला, ठीक है, और एक बनता है हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है बेटा। इतना याद रहे कि इन दोनों ही टाइप्स में से इसके
लगभग 7 या 8 या 10 या 12 जितने भी प्रकार के WH होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुम वाले जितने भी हैं, उनके सबके एक एक क्वेश्चन ले लो। और WH के अंदर 12 तरह के प्रश्न बनते हैं जो कि टेंस बेस्ड, और मॉडल में 13 तरह के टेंस होते हैं, उसके तरीके से क्वेश्चन ले लो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो। टैग क्वेश्चन के अंदर बेटा मैं सही बताऊं आपको तो टैग क्वेश्चन में आपको अजरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एडवांस, ये 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, और चारों को मिला लोगे तो भी शायद मुझे लगता है 10 से 12 तरह के सेंटेंस होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। टोटल 12 सेंटेंस के ले लिए, हर एक सेंटेंस अलग अलग, हर एक टेंस का सेंटेंस। 15 ये हो गए 27, 47, 47 के बाद आ गया आपका 77, 77 के बाद लगभग 80 क्वेश्चंस। अगर एक सप्ताह में मिलाकर 80 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं तो सेकंड वीक में जो 80 क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत कम टाइम लेने वाले हैं, है ना, वो बहुत कम टाइम लेने वाले, क्योंकि अभी रूल्स आपके दिमाग में है। फिर आने वाले और अगला सप्ताह में एक बार क्वेश्चन ले लिए, एक सप्ताह में एक सेट लगाओ पूरा का पूरा इन सब का, एक सप्ताह लो 80 क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, फिर अगले सप्ताह में फिर से करो, फिर अगले सप्ताह में फिर से करो। ऐसा करोगे तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर, मैं कहता हूं 1 महीने के अंदर अंदर 4 बार रिवीजन होगा एक टॉपिक का, and you will be having all the answers of all the questions. This is a kind of trick. और अगर फिर भी अगर आपको समझ में आए मैं क्वेश्चन कहां से लाऊं, तुम्हारे भाई के YouTube पे चैनल पे, यानी कि उत्कर्ष के चैनल पर कितने ही सारे, है ना, कितने ही सारे टेंस के, मॉडल के, सॉरी पैसिव वॉइस के, नरेशन के, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, फ्रेमिंग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चंस के कितने ही वीडियो पड़े, वहां से क्वेश्चन उठाओ, उन्हीं की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब देखो आगे, अब बात आती है इसकी जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े तरीके से वादे किए जाते हैं कि इनकी कोई ट्रिक नहीं है। भैया आओ बताता हूं, देखो सबसे पहले लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, और यहां पर आ गया पैराग्राफ राइटिंग। अब समझिए, आप किसी पैराग्राफ को लिख रहे हैं, चलो पहले लेटर से शुरुआत करते हैं। लेटर में देखो सबसे बड़ी बात बताता हूं, एक ट्रिक बता देता हूं। लेटर के अंदर टोटल कितनी चीजें हैं, लेटर को अगर मैं सेग्रीगेट करने चलूं, है ना, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, चलो दूसरा कलर लेते हैं। अगर मैं लेटर को सेग्रीगेट करने की कोशिश करूं तो सेग्रीगेट में मुझे दिखता है कि फॉर्मल लेटर आता है, ठीक है, फिर आता है इनफॉर्मल लेटर, क्या आता है बेटा, इनफॉर्मल लेटर, उसके बाद आता है मेरे दोस्तों ईमेल। क्या बोला मैंने, ईमेल। एक बात याद रख लेना, सबसे पहली बात, फॉर्मल, इनफॉर्मल और ईमेल। फॉर्मल, इनफॉर्मल और ईमेल की मैं अगर बात करूं मेरे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। क्या बोला मैंने, इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, यू आर सपोज टू अटेम्प्ट ओनली 1। एक बात बताओ, मैं अगर इसमें से फॉर्मल हटा दूं, यानी फॉर्मल पढ़ो ही मत, फॉर्मल को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आपके पास कितने क्वेश्चन बचे, फॉर्मल और सॉरी इनफॉर्मल और ईमेल। इनके क्वेश्चंस के अच्छे से क्या करो, फॉर्मेट याद रख लो, ठीक है, फॉर्मेट याद रख लो, ठीक है। और अगर ये आ भी गया तो इसके ऑप्शन में या तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं आता है तो ये दोनों ऑप्शन में आते हैं, ये दोनों तुम पढ़ कर गए हो, ठीक है। तो फॉर्मेट इसका भी फॉर्मेट है, इसका भी फॉर्मेट है, इसका भी फॉर्मेट है, ठीक है। आप जिसका चाहे उसका फॉर्मेट रख सकते हैं, बस फॉर्मेट पढ़ लो एक बार। अगर तुमने एड्रेस की जगह एड्रेस, डेट की जगह डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, या माय डियर फादर, माय डियर मदर और डेट ऊपर सही लगाई है, और उसके बाद अगर बिना पंक्चुएशन कॉमा के तुमने अगर हम हेलन हार्टी हियर एंड आई होप यू विल आल्सो बी हैप्पी देयर वाली लाइनें लिखी है, किसमें, इनफॉर्मल में। और फॉर्मल के अंदर आपको बता रखा है मोस्ट ऑनररी इट इज टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन। हालांकि खूब सारी लाइनें हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, 10, 12, 15, 20 जितनी स्टार्टिंग हो सकती है उतनी, लेकिन मैंने इनके फॉर्मेट बना रखे हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, जाओ चेक करो। मैंने मैराथन क्लासेस में कितनी बार इनके फॉर्मेट बताए हैं, वो फॉर्मेट ले लो। ईमेल का फिक्स फॉर्मेट बता रखा है, तुम सिर्फ 2-2 लाइन लिख लेना उसके अंदर, तुम्हारा 1 नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद आइए दोस्तों ईमेल। ईमेल मैंने वहीं बता दिया, काम कंप्लीट हुआ। स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग में बता रहा हूं, तुम्हारी क्लास के अंदर स्टोरी राइटिंग ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जो तुमने आज तक सुनी ना हो। सुनी सुनाई स्टोरी आएगी, सुनी सुनाई स्टोरी आएंगी मेरे दोस्तों। वही कैप्सन सेलर, हेयर इन टॉर्टॉइज, ठीक है, बी एंड वही क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे, वो के वो आते हैं। अ टेलर एंड एलिफेंट, वो के वो क्वेश्चंस आते हैं। स्टोरी लिखने का सीधा जुगाड़ बता देता हूं। सबसे पहली बात याद रखना, सिर्फ ये ध्यान रखो कि सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर देयर वाला फॉर्मूला, देयर वाले के बाद वॉज या वर वाला फॉर्मूला, ठीक है, यानी सेंटेंस लिखना, और उसके बाद आगे आपको अपना सेंटेंस बढ़ाना है। मैं फिर बता रहा हूं, कभी कभी इट वाला सेंटेंस लगाते हैं, इट के बाद वॉज या वर लगता है। मैं फिर बता रहा हूं बेटा आपको, इट के बाद वॉज ही लगेगा, उसके बाद आगे फॉर्मूला। यानी कि अगर इन 3 फॉर्मूलों की मदद से भी क्वेश्चन लिखा जाए या स्टोरी लिखी जाए, आई एम टेलिंग यू बेटा, एक सेंटेंस सही हो सकता है। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक जगह पर एक राजा रहता था, किंग लिव्ड
समवेयर या इन हिज किंगडम, ही वॉज क्वाइट ब्रेव, ही वॉज क्वाइट ब्रेव। सब्जेक्ट प्लस, इसमें एक और फॉर्मूला और याद कर लो, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, ही वॉज क्वाइट ब्रेव। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद कर लो। मैं कह रहा हूं तुम्हें स्टोरी राइटिंग में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ राइटिंग। बेटा पैराग्राफ राइटिंग जो होता है सिंपल टेंस के अंदर, यानी कि प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर के टेंस के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो कोई काम होता है का भाव आता है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम के साथ अगर सेंटेंस बना रहे हो आईएनजी के साथ, तो ध्यान रखना उसमें कोई काम हो रहा है कि भाव आएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट हैज एंड हैव, तो याद रखना बेटा इसमें कोई काम हो चुका है का भाव आता है। और इसमें विल और शैल का यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विल और शैल को भी अवॉइड ना करें, विल और शैल को भी अच्छे से यूज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखा, ये वाले फॉर्मूले भी याद रखना है। तो ये कुछ फॉर्मूलों की मदद से आप पैराग्राफ राइटिंग लिख सकते हैं। अब बात आती है सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी स्टोरी आएगी, कौन सा पैराग्राफ आएगा। इन द एंड ओनली a piece of suggestion is being given to you guys. I'm telling you, if you are going to follow it, no one can take your number away from you. There are a number of marathon classes conducted by me. मैंने कई सारी मैराथन क्लासेस ली हैं 2022, 23, 24। ठीक है, यानी 23-24 सेशन की जो 3 साल की पिछली क्लासेस पढ़ी हैं उसमें जाके देखना मैंने इंपॉर्टेंट जितनी स्टोरीज बताई हैं आज तक वो की वो आई, उससे बाहर कुछ नहीं गया। जितने पैराग्राफ बताए वहीं से आए, उसके बाहर कुछ नहीं गया। सो वहां से जाकर देख लो, और मैंने वहां ये भी समझाया पैराग्राफ राइटिंग लिखते कैसे हैं। सो विद दिस आई थिंक यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इन सभी सजेशंस के साथ आई थिंक आप सभी लोग जो हैं मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।